नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का। उसमें हमने कल हॉब्स किया, आज हम लोग करेंगे। यही 5 आधारों पर लोग किस प्रकार से अपने राज्य की स्थापना करते हैं वो देखेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे लोग का थोड़ा सा जीवन परिचय। लोक का जन्म भी इंग्लैंड के अंदर ही हुआ। 29 अगस्त 1632 को इंग्लैंड के समरसेट नगर के रिंगटन नामक स्थान पर हुआ और 1704 में लोक की मृत्यु हो गई। लोक एक मेधावी छात्र था, इसीलिए ऑक्सफोर्ड से एमए किया और वहीं अध्यापन का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद सेफ्ट्सबरी से मिले वो। सेफ्ट्सबरी, इनसे लोक की मुलाकात हुई और इन्होंने लोक से प्रभावित होकर उन्हें अपना गुप्त सचिव बना लिया। थोड़े दिन बाद लोक को क्षय रोग हो गया, टीबी हो गया और जिसके कारण उन्हें फ्रांस जाना पड़ा। उन्होंने फ्रांस में काफ़ी पुस्तक लिखी, अपने विचारों का प्रतिपादन किया और फ्रांस से वो हॉलैंड चले गए 1683 में, 1683 में, और हॉलैंड में टाइम भी व्यतीत किया उन्होंने। और जब 1688 में उन्हीं के विचारों से इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति हुई, जिसमें किसी प्रकार का कोई रक्तपात नहीं हुआ, उस क्रांति का इन्हें प्रतिपादक माना जाता है। 1688 में जब क्रांति हो जाती है और शासक चेंज कर दिया जाता है, तब ये पुनः इंग्लैंड आ जाते हैं और 1700 के अंदर विलियम्स के शासनकाल में इन्हें कमिश्नर ऑफ अपील बना दिया जाता है। लेकिन अस्वस्थता के कारण ये उस पद को छोड़ देते हैं और 1704 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लोक की जो रचनाएं हैं वो है 2 ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट। इसी में इन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऐसे ऑन टॉलरेशन, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इसमें इस पुस्तक के अंदर मानव स्वभाव का चित्रण लोक ने किया है। ऐसे ऑन सिविल गवर्नमेंट। अब 5 आधारों पर मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौते का कारण, समझौते का स्वरूप और राज्य का स्वरूप, इन 5 आधारों पर लोक बताएगा कि किस प्रकार राज्य का निर्माण किया जाता है। तो पहले हम देखेंगे मानव स्वभाव। तो स्क्रीनशॉट लें। मानव स्वभाव, लोक जो है, क्योंकि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति जो है वो बिना रक्तपात के हुई, तो वो मनुष्य को उसी आधार पर देखने लगा था कि मनुष्य जो है वो परस्पर सहयोग और संरक्षण के आधार पर, प्रेम के आधार पर, सहानुभूति के आधार पर रहने वाला मनुष्य है। तो मनुष्य विवेकशील है, शांति प्रिय है, सहयोगी है एवं सामाजिक प्राणी था। उसमें दूसरों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और दयालुता के गुण थे, वह परमार्थी था। यानी लोक का जो मनुष्य का चरित्र है, मनुष्य का जो स्वभाव है वो बहुत अच्छा था। मनुष्य जो है विवेकशील, शांति प्रिय, सहयोगी, सामाजिक, दूसरों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और दया रखने वाला था स्वभाव से। अब जैसा मानव का स्वभाव था वैसी ही प्राकृतिक अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था सामाजिक अवस्था थी, क्योंकि समाज की तरह समूह में लोग वहाँ रहते थे, जो कि साधारणतः शांतिपूर्ण, यानी प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? शांतिपूर्ण थी, सद्भावना थी लोगों में आपस में, और परस्पर सहायता के आधार पर संरक्षण की अवस्था थी, जिसमें प्रत्येक मनुष्य का जीवन जो है वो सुखी था, समृद्ध था और शांति में था। जहाँ होब्स का मनुष्य अच्छा नहीं था, वहीं उसकी प्राकृतिक अवस्था भी संघर्ष की अवस्था थी। दूसरी ओर लोक का प्राकृतिक जो अवस्था है वो भी अच्छी है और उसके मानव का स्वभाव भी अच्छा है। तो लोक ने जो प्राकृतिक अवस्था बताई है, जो कि बहुत ही अच्छी अवस्था थी, जिसमें मनुष्य का जीवन सुखी, समृद्ध और शांति में था, उस प्राकृतिक अवस्था में लोगों को 3 अधिकार प्राप्त थे: जीवन एवं स्वास्थ्य का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है
उसका आधार जो है श्रम है। यानी किसको संपत्ति मानता है लोग कहता है कि जिस चीज़ में आप अपनी लेबर को मिला देते हो, अपने श्रम को मिला देते हो, वो चीज़ उस व्यक्ति की संपत्ति हो जाती है। इसमें भी दो बाउंडेशंस हैं कि आप उतना ही धन संग्रह करेंगे जितना आपकी ज़रूरत है, और आप ज़रूरत से ज़्यादा धन संग्रह नहीं करेंगे। यानी आप दूसरों का हक नहीं मारेंगे, जबरन किसी की संपत्ति को आप अपना नहीं बना सकते। तो ये था जीवन एवं स्वास्थ्य का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। कई बार पूछ लिया जाता है कि लोक ने सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंदर प्राकृतिक अवस्था में कौन से 3 अधिकार बताए हैं। प्राकृतिक तो जीवन एवं स्वास्थ्य का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो संपत्ति का अधिकार है उसका आधार क्या है, तो श्रम है। यानी जिस वस्तु में आप अपनी लेबर को मिला देंगे वो वस्तु उस व्यक्ति की संपत्ति हो जाएगी। ये थी हमारा मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था। अब हम प्राकृतिक अधिकार भी देख चुके हैं, अब हम देखेंगे प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद प्राकृतिक कानून करेंगे। प्राकृतिक अधिकार हमने देखे, हम प्राकृतिक कानून देख रहे हैं। प्राकृतिक अवस्था में विवेक एवं नैतिकता के वो निर्देश जो प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते थे, यही प्राकृतिक कानून थे लोक के अनुसार। अब जब मनुष्य भी अच्छा था, स्वभाव से प्राकृतिक अवस्था भी अच्छी थी, तो क्या जरूरत पड़ी कि राज्य का निर्माण किया जाए, राज्य नामक संस्था का निर्माण किया जाए, इसके लिए समझौता किया जाए। तो समझौते का कारण क्या था? तो प्राकृतिक जो कानून थे उनकी आवश्यकता अनुसार व्याख्या करने वाली संस्था का अभाव था। प्राकृतिक कानूनों को अपनी आवश्यकता अनुसार लागू करने वाली संस्था का अभाव था, और प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देने वाली संस्था नहीं थी। प्राकृतिक कानून तो थे, लेकिन जब इनका उल्लंघन होता था तो उसको दंड देने वाली संस्था नहीं थी। प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करने वाली संस्था नहीं थी कि कौन कौन से प्राकृतिक कानून है, फिर उन्हें लागू करने वाली संस्था नहीं थी, दंड देने वाली संस्था नहीं थी। तो इस प्रकार से समझौता किया गया। ये समझौते के 3 कारण थे। फिर हम अब करेंगे समझौते का स्वरूप। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। समझौते का स्वरूप वो कहता है 2 समझौते हुए, पहला समझौता या अनुबंध, दूसरा सहमति। पहले समझौते के द्वारा नागरिक समाज की स्थापना की गई, सिविल सोसाइटी, यानी राज्य को सिविल सोसाइटी बोला गया, और दूसरे सहमति के द्वारा सरकार की स्थापना की गई। प्राकृतिक अवस्था के लोग एक स्थान पर इकट्ठे हुए और सभी ने प्राकृतिक अधिकार अपने पास रख लिए। जो 3 अधिकार थे, जीवन एवं स्वास्थ्य का, संपत्ति का और स्वतंत्रता का अधिकार अपने पास रख लिया, और शेष जो अधिकार थे वो नागरिक समाज को दे दिए। व्यक्ति को इस नागरिक समाज के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार नहीं था। अब दूसरा जो है सहमति। सहमति के अंदर जो नागरिक समाज, जो सिविल सोसाइटी थी, उसके लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने सहमति के माध्यम से सरकार की स्थापना की। लोग ने इस सरकार को फिड्यूशियरी ट्रस्ट कहा। जनता सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर सकती थी। अगर सरकार जो है जनता के जो उसके कार्य थे उनको नहीं करती है, तो जनता क्या कर सकती है? सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर सकती है। वो राज्य यानी सिविल सोसाइटी के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकती। जिस प्रकार से होब्स ने राज्य को कॉमनवेल्थ और सिविटास बोला, वैसे ही लोग जो है वो राज्य को सिविल सोसाइटी और सरकार को फिड्यूशियरी ट्रस्ट बोलता है। जहां होब्स राज्य और सरकार को एक ही मानता है, वहीं लोग जो है वो सरकार और राज्य में अंतर करता है। तो ये था समझौते का स्वरूप कि किस प्रकार से पहला अनुबंध हुआ, दूसरा सहमति हुआ। अनुबंध से नागरिक समाज की स्थापना की गई, सिविल सोसाइटी, और दूसरे से सरकार का निर्माण किया गया। नागरिक समाज क्या होता है? जो राज्य द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है, उसे सिविल सोसाइटी बोला जाता है। तो ये था समझौते का स्वरूप। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद राज्य का स्वरूप देखेंगे। जिस समझौते के द्वारा जिस संस्था का निर्माण किया गया वो राज्य वैधानिक राजतंत्र था, अर्थात राजा जो था उस पर कुछ विधान यानी कानून की सीमाएं थीं, इसलिए वैधानिक राजतंत्र था। और
संप्रभुता की बात करें तो राजनीतिक संप्रभुता थी। राज्य के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकते थे, जो जनता है वो राज्य के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकती थी, सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया जा सकता था। वैधानिक राजतंत्र की बात की है कि इस पर कानूनी जो सीमाएं हैं वो होंगी। इस आधार पर लोग को संविधानवाद का जनक भी माना जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंदर कि किस प्रकार से मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौते के कारण, समझौते का स्वरूप और फिर राज्य का स्वरूप बताया, जिसके अंदर हमने देखा कि लोग जो है वो राज्य को वैधानिक राजतंत्र और राजनीतिक संप्रभुता की बात करता है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए उपयोगी होगा।